हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इग्नू सक्सेस के और एक नए वीडियो में। आज का ये वीडियो जैसा आपने थंबनेल पे देख लिया होगा, उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जो इग्नू की तरफ से पीजीडीटी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन का कोर्स कर रहे हैं। उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आपको पता होगा, उसके तहत हमें एक MTTP 006 का हमारा एक सब्जेक्ट है जिसे हम प्रोजेक्ट वर्क कहते हैं। इस प्रोजेक्ट वर्क के तहत हमें एक अनुवादीय टिप्पणी 1500 शब्दों में हमें 1500 वर्ड्स में एक अनुवादीय टिप्पणी लिखना पड़ता है, जो कि इसी प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। वो हम कैसे लिखते हैं, कैसे डिटेल में बताते हैं, वो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अनुवादीय टिप्पणी जिसे आपको करना है, ये जो प्रोजेक्ट वर्क हमारा पीजीडीटी का जो हमारा प्रोजेक्ट वर्क है, पीजीडीटी का जो हमारा ये प्रोजेक्ट वर्क है, वो उसके तहत हमें अनुवादीय टिप्पणी कब लिखना पड़ता है। जैसे आप यहाँ देख पाएंगे, ये उसकी निर्देशिका के अंदर दिया गया है। ये यहाँ पर लिखा है अनुवादीय टिप्पणी लिखना है। तो ये सबसे क्या है, हमारा दूसरा चरण का ये दूसरा वाला भाग है। मतलब इसके पहले हमें कुछ और करना पड़ता है। जैसे आपको पता होगा, जो हमारा पहला चरण है, हमें क्या करना पड़ता है, पीजीडीटी के तहत हमें MTTP 006 हमारा जो एक सब्जेक्ट है, इसके लिए हमें कोई भी अपने मन से किताब चुनना पड़ता है, जिसको कि हमें हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी, किसी में भी हम उसका ट्रांसलेट करना है। ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले हमें बुक का चयन करके हमें इसे दिल्ली के हेड ऑफिस इग्नू में हमें भेजना पड़ता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, परियोजना प्रस्ताव बोलते हैं। और उसे भेज के हमें उसको प्रस्तुत करना पड़ता है इग्नू हेड ऑफिस में। फिर हमें वो परमिशन देते हैं। परमिशन मिलने के बाद फिर हमें उसी जिसका बुक का हमने चयन किया है, उसी बुक का हमें ट्रांसलेट वर्क यानी कि अनुवाद कार्य शुरू करना पड़ता है। और हमें अनुवाद कार्य किस में करना है, जैसे यहाँ पे देख पाएंगे आप, हमें अनुवाद कार्य यहाँ पर दिया गया है ख नंबर पॉइंट में। अनुवाद कार्य करने का तरीका, इसमें हमें क्या है, 8 से लेकर 10,000 शब्दों में अनुवाद कार्य को कंप्लीट करना है। 8 to 10,000 वर्ड में अनुवाद कार्य होना चाहिए। और उसके साथ हमें और एक चीज़ लगाना है उसमें, उसका नाम है, हमें 1500 शब्दों में अनुवादीय टिप्पणी लिखना है। ये जो है टिप्पणी, वो हमें इसके साथ में लिखना है। तो ये वीडियो स्पेशली मेनली इस चीज़ के लिए है कि हम अनुवादीय टिप्पणी कैसे लिखते हैं, मैंने अपना कैसे लिखा, मैं भी वो आपको आगे एक्सप्लेन करके बताता हूँ डिटेल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये निर्देशिका में यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। अनुवादीय टिप्पणी लेखन, अनुवादीय टिप्पणी लेखन करना के इसके यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। इसको मैं अभी आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ, पर इसके पहले मैं आपको एक यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये जो वीडियो मैंने बनाया है, ये जो मेरा अपना जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा है, मैंने उसके आधार पर ये बनाया है। ये पूरा परफेक्ट है या पक्का, ये मैं नहीं बोल सकता हूँ। आप इस वीडियो को देखिए, आपको जहाँ तक हो सके इससे हेल्प हो सके आप हेल्प लीजिए उसका, फिर आप अपने हिसाब से ये उसको बनाइए। क्योंकि आपको जैसे पता होगा, इस कोर्स में जो हमारा ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को पास करने के लिए हमें 40 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 100 में। और मुझे इसमें से टोटल 58 मार्क्स ही मिले हैं आउट ऑफ 100। इस प्रोजेक्ट कार्य में मुझे 58 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 100। जैसे मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया, मेरा रिजल्ट और मार्क्सिट मैंने दिखाया है, वहाँ आपने देखा होगा। तो कहने का मतलब मेरा ये कहना है कि मुझे 100 में से मात्र 58 ही मिले हैं। तो बहुत ज़्यादा नंबर भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, बट ठीक है, 40 में पास था, मैं पास ओवरऑल हो गया हूँ। इसलिए ये वीडियो जो भी था, मैंने अपने एक्सपीरियंस, जो मैंने सीखा, जो भी मैंने सर्च किया यहाँ से, उसके आधार पर मैंने अपना प्रोजेक्ट वर्क सबमिट किया था। अब वो प्रोजेक्ट पक्का है या नहीं है, मुझे उसकी उतनी जानकारी नहीं है। फिर भी मैं चाह रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत सारा कोई गाइडेंस नहीं होगा, तो उसको देखने आप इस वीडियो को एक देखिए, एज ए रेफरेंस इसको यूज कीजिए। फिर उसके बाद अपना आप अपने हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से और दूसरे और वीडियो भी देखिए, फिर अपना प्रोजेक्ट वर्क को कंप्लीट कीजिए और उसको बना के भेजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, अनुवाद टिप्पणी लेखन, ये इग्नू का जो इंस्ट्रक्शन दिया गया, इसमें कुछ बातों को बताया गया है। सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि अनुवादीय टिप्पणी आखिर है क्या। ये जो एक्चुअल में है अनुवादीय टिप्पणी, से हम लोग ट्रांसलेटर कमेंट आप बोल सकते हो। आपको परियोजना अनुवाद के साथ साथ लगभग 1500 शब्दों में एक अनुवादीय टिप्पणी भी लिखकर जमा करनी होगी। तो आप जो मेन अपना प्रोजेक्ट वर्क बना रहे हो, उसके साथ में आपको एक टिप्पणी भी बना के भेजना है। इस टिप्पणी में आपको अनुवाद कार्य करने के दौरान हुए व्यवहारिक अनुभव का शब्दबद्ध करना है। मतलब आप जब अपना प्रोजेक्ट वर्क बना रहे हो, आपका जो भी अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा है, उस प्रोजेक्ट वर्क को बनाने के दौरान आपको जो भी डिफिकल्टी आई है, आपने कैसे उसको मैनेज किया, आपने कैसे अपना एक्चुअल ये प्रोजेक्ट वर्क को बनाया, क्या क्या काम किया, आपका जो भी व्यवहारिक अनुभव रहा, उसी को आपको इस टिप्पणी में नोट करना, वही इसका एक्चुअली टिप्पणी है। अनुवादीय टिप्पणी में आप निम्नलिखित पक्षों पर अपने शब्दों को प्रकाश डालेंगे। यहाँ पे उन्होंने कुछ मुख्य बिंदुएं दी हैं। आपसे कह रहा है कि जब भी आप अपना टिप्पणी लिखेंगे, उस टिप्पणी को लिखने के टाइम पे आपको ये कुछ बातें, यहाँ पे 1 2 3 4, ये 4 मुख्य बातें हैं जो आपको अपने टिप्पणी में शामिल करना है। ये वहाँ से उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है। चलिए देखते हैं क्या क्या है। इससे पहला पॉइंट उन्होंने क्या बोला है, अनुवाद कार्य में प्रयुक्त पद्धति, जिसके अंतर्गत शब्दानुवाद, भावानुवाद, पूर्ण अनुवाद, आंशिक अनुवाद, लिप्यांतर, रूपांतरण, छायानुवाद,
अनुवाद और अनुवाद में कुछ जोड़ना छोड़ना आदि पक्षों पर अपने व्यवहारिक अनुभवों का उल्लेख शामिल है। कहने का मतलब क्या है, जब हम अनुवाद करते हैं, जैसे आपको पता होगा अनुवाद करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। ये जितने से यहाँ नाम दिया गया, ये सारी इसकी पद्धतियाँ हैं, डिफरेंट पद्धति है। इस पद्धति के तहत क्या होता है, हमें कहीं पर हमें कुछ अनुवाद जो है डायरेक्ट हम शब्द से शब्द का करते हैं, कुछ वर्ड टू वर्ड करते हैं, भावानुवाद करते हैं। कई बार हम बहुत सारे वर्ड जो है इंग्लिश में उसको छोड़ देते हैं, हिंदी में उसका अनुवाद अलग तरीके से करते हैं। तो ये जिस तरह की चीज़ें आपने जब अपना अनुवाद कार्य किया है, आपको जो भी एक्सपीरियंस हुआ है प्रैक्टिकल का, वो आपको यहाँ पर इस सारे पॉइंट को माइंड में रखते हुए आपको लिखना है। ये उनका पहला 1 पॉइंट उन्होंने बताया है। सेकंड पॉइंट पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, अनुवाद कार्य में प्रयुक्त उपकरणों अर्थात अपने जिस कोशों का उपयोग किया है उनका उल्लेख करना है। यहाँ पे कोशों से मतलब है, आप जब अनुवाद कर रहे हैं, जाहिर सी बात है आपको सारे शब्द के तो मतलब नहीं पते होंगे, तो आपने उसके लिए क्या, डिक्शनरी, गूगल लेंस, गूगल क्रोम, जो भी आपने इंटरनेट या जो भी सुविधाएं हैं, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, हिंदी से उसका वर्ड देखने के लिए, मुहावरे का अर्थ देखने के लिए, आपने जो भी चीज़ों का अपने इस कार्य के दौरान उपयोग किया है, आपको उन सारे कोशों जो भी सारे उपयोग किया उसको यहाँ पे आपको मेंशन करना है पॉइंट नंबर 2 के हिसाब से। तो उन सबको आप नोट करके रख लीजिए और उसको फिर अपने एक्सपीरियंस में आपको यहाँ पे लिखना है। फिर तीसरा क्या बोल रहा है, पाठ में सांस्कृतिक और तकनीकी कठिनाइयाँ। आप जब इसको कर रहे थे, आपको करने के टाइम पर आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, आपको कौन कौन सा प्रॉब्लम आया है आपको इस अनुवाद कार्य को करने के दौरान, या तो हो सकता सांस्कृतिक हो या तकनीकी तौर पर टेक्निकली आपको कुछ अगर नहीं समझ में आया, किसी वर्ड का मीनिंग नहीं आया, या बहुत सारे वर्ड जिसका तो एक लोकल लैंग्वेज में अलग मीनिंग होता है, जब उसको आप ले रहे हैं तो उसका अलग मीनिंग बन जाता है। तो उसके हिसाब से आपको जो भी प्रॉब्लम आया है, वो आपको सारे प्रॉब्लम को अपने इस अनुवाद कार्य में लिखना है, अनुवाद टिप्पणी में आपको लिखना है। चौथा पॉइंट बोला है भाषिक और पाठापरक चुनौती का अनुसार। कुछ है जो लैंग्वेज के बेस पर आपको शायद समझ में ना आए। मान लीजिए अगर आपने किसी फॉरेन लैंग्वेज का कोई बुक को अडॉप्ट किया हुआ, उसका मुझे वर्क करना है, उसका इंग्लिश से हिंदी करना, मान लीजिए, हो सकता है फॉरेन में उस वर्ड का लैंग्वेज का मीनिंग अलग हो, पर जब हम आप हिंदी में आप करेंगे उसका मीनिंग का वो एक्चुअल मीनिंग नहीं निकलेगा। तो वो कहीं ना कहीं वो बोल सकता है भाषा के आधार पर वो हमें एक क्या चुनौती, हमको एक कठिनाई मिली, उसको आपने कैसे टैकल किया, आपके उसके लिए क्या क्या सॉल्यूशन निकाला, आपको वो जो आपका एक्सपीरियंस हुआ है वो आपको लिखना है अनुवादित टिप्पणी में। फिर यहाँ आगे बोला है परियोजना कार्य का अनुवाद करने के दौरान आपने जिन बिंदुओं के आलोक में अलग से सामग्री नोट की है, उन्हें आप अपने मत प्रस्तुति में इस अनुवादित टिप्पणी में उदाहरणों के रूप में उद्धृत करें। इससे आपकी अनुवादित टिप्पणी सटीक और प्रभावी सिद्ध होगी। अब जैसा बोल रहा है आपने जो सपोज आपने कुछ पॉइंट को मेंशन किया कि मुझे ये सारी प्रॉब्लम आए थे मुझे करने के दौरान, तो आपको जो प्रॉब्लम आया आप उसको क्या करें, एक साइड में एक नोट बना के रख लें। जब आप अनुवादित टिप्पणी लिख रहे थे आपको वो एग्जांपल के तौर पर यूज करें। सपोज आपको कोई लाइन था, जैसे मैं आपको अपना वाला अभी आगे दिखाऊंगा मैंने कैसे लिखा था, कि आपको मान लीजिए किसी वर्ड का प्रॉपर आपको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन किया तो आपको एक्चुअल वर्ड नहीं मिल पाया, तो उसके बदले आपने क्या वो वर्ड को यूज किया, तो वो कैसे किया, तो वो आपका एक हो गया अनुवादित टिप्पणी के लिए एक पॉइंट हो गया। आप उसको साइड में नोट करके रख लीजिए ताकि जब मैं अनुवादित टिप्पणी लिखूंगा वहाँ पे उस पॉइंट को मैं ऐड करूंगा। फिर यहाँ बोल रहा है कृपया ध्यान दीजिए, अनुवाद परियोजना के साथ आपको अपने शब्दों में अनुवादित टिप्पणी भी लिखकर एक साथ भेजनी होगी। यदि आप परियोजना कार्य के साथ ही यह अनुवादित टिप्पणी भी जमा नहीं कराएंगे तो मूल्यांकन के लिए आपकी परियोजना स्वीकार नहीं की जाएगी। तो इसका मतलब बोल रहा है कि ये जो आपका अनुवादित टिप्पणी है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आप जो अपना मेन काम जो कर रहे हो, अपना जो फाइनल आप प्रोजेक्ट भेजने वाले हो ट्रांसलेट करने के बाद, जो कि 8 से 10,000 शब्दों का होने वाला है, ये तो आपको भेजना ही है। इसके साथ साथ आपको दूसरा क्या भेजना है, अनुवादित टिप्पणी जो यहाँ पे बोला गया है 1500 शब्दों का, आपको ये भी बहुत जरूरी है भेजना। अगर आप ये टिप्पणी वाला भाग नहीं भेजते हो, केवल आप ये भेज देते हो, तो वो आपका स्वीकार नहीं करेंगे, वो रिजेक्ट कर देंगे, आपको फिर से दोबारा भेजना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे बहुत जरूरी है कि आप जब ये भेज रहे हैं साथ में अपना अनुवादित टिप्पणी जो है वो भी आपको भेजना है। तो इन शॉर्ट में अगर आपको बता दूं कि अनुवादित टिप्पणी एक्चुअली है क्या, आपका जो भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हुआ उस अनुवाद कार्य को करने के टाइम पे, ठीक है, आपको जो प्रॉब्लम आया उसको करने के तौर पे आपने कैसे उसको टैकल किया, आपने किन किन चीज़ों का यूज किया है, आपको जो प्रॉब्लम आया उन सबको अपने शब्दों में आपको लिखना है। बस वही एक अनुवादित टिप्पणी है और इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट सिंपल सी बात है, आप अनुवाद के जो आपने आपका जो पर्सनल कॉमेंट रहा है, आप उसको जो आपका एक्सपीरियंस रहा है आपको खाली उसी को आके लिखना है। चलिए आगे अब मैं दिखाता हूँ मैंने अपना वाला कैसे किया, मैं आपको कुछ उदाहरण के साथ मैं बता देता हूँ। आगे बढ़ेंगे तो ये मेरा पहला पेज है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जी हाँ, यहाँ से देखिए, यहाँ पे ये हो गया अनुवादित टिप्पणी, लगभग 1500 शब्दों में अनुवादीय टिप्पणी। फिर मैंने इसको कैसे लिखा, सबसे पहले देखिए आपको ध्यान रखना है कि आपको कहीं ना कहीं 1500 शब्दों को पूरा करना है। तो आप क्या कीजिए, इस 1500 शब्दों में मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा एक इंट्रो दे दिया, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 150 से लेकर 200 शब्दों में मैंने एक छोटा सा इंट्रो दे दिया है। और इंट्रो के बाद फिर जैसे आप मैं बता दूँ, ये इसमें थोड़ा स्टार्टिंग में मेरा इंट्रो हो गया, और इंट्रो के बाद फिर उन्होंने जो 4 मुख्य पॉइंट बताए, जैसे यहाँ देखिए ये मेरा पहला पॉइंट हो गया, मैंने एक वो पहला पॉइंट को टाइटल दिया है हेडिंग के तौर पर।
फिर सेम टू सेम मैंने उन्होंने और 4 जो पॉइंट दिए, सेकंड पॉइंट को फिर मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। उन चारों पॉइंट को मैंने कोशिश किया है कि यहाँ पे मैं डाल के उसके हिसाब से वो लिखो, ताकि ऐसा लगे कि मैंने उसके जो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया था, ये मेरा दूसरा पॉइंट हो गया यहाँ पर। और फिर इसके आगे ये मेरा यहाँ पे तीसरा पॉइंट हो गया। और फिर मैंने सबसे अंत में यहाँ पर ये भाषा और पाठपरक के तौर पर जो चुनौतियाँ, ये चौथा मेरा पॉइंट हो गया। इस तरह से करके मैंने ये पूरा संक्षिप्त में यहाँ पे लिख के लास्ट में मैंने अपना एक छोटा सा समरी दे दिया, यहाँ पे निष्कर्ष दिया है मैंने अपने एक्सपीरियंस के बारे में। निष्कर्ष दे के मैंने यहाँ पर ये द एंड हो गया। चलिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा, एक दो एग्जाम्पल बता देता हूँ ताकि आपको लिखने में ये सुविधा होगा। सबसे पहले मैं अगर बात करता हूँ, जो सबसे पहला पेज मैंने यहाँ पे लिखा है, जिसमें से यहाँ पे बताया गया था कि यहाँ से लगभग 1500 शब्दों में अनुवादित टिप्पणी आप लिखिए। तो मैंने क्या किया है, जैसे स्टार्टिंग में आप क्या कीजिए, अपना एक इंट्रो दे दीजिए। जैसे कि अनुवाद परियोजना कार्य हेतु मैंने जो पुस्तक लिया था, अजय कुमार पांडे द्वारा लिखित पुस्तक यू आर द बेस्ट फ्रेंड स्टोरी का चयन किया गया था। यह पुस्तक क्या है, साहित्य और मानविकी कहानी की प्रकृति का था। प्रस्तुत पुस्तक के पृष्ठ संख्या इतना से इतना तक, अर्थात अध्याय से इतना तक अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद का कार्य का अनुमोदन प्राप्त हुआ था। क्योंकि मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था, उन्होंने मेरा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके मुझे उन्होंने परमिशन दिया, अनुमोदन दिया था, तो वो बात मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि मैंने ये वाला बुक चयन किया था। ये बुक किस टाइप का है, ये कहानी का टाइप का बुक था, और इस बुक का मैंने इतना पेज नंबर से लेकर इतना चैप्टर का किस में अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने का आपसे अनुमोदन प्राप्त हुआ था। फिर आगे अगर बढ़ते हैं, यू आर द बेस्ट फ्रेंड पुस्तक, यू आर द बेस्ट फ्रेंड अर्थात आप सबसे अच्छे दोस्त हैं, अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया गया, जिसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, जिसके लिए मैंने मूल पाठ को बार बार पढ़कर इसकी सूक्ष्म से सूक्ष्म नजरियों को समझा, तथा साथ ही साथ पाठ को पढ़ने के दौरान कुछ विशेष शब्दों, तकनीकी शब्दों, मुहावरों, लोकोक्तियों अन्य को चिंतित कर लिया, ताकि अनुवाद कार्य के दौरान इन शब्दों के अनुवाद के लिए विशेष ध्यान दे सकूँ और आलोचनात्मक टिप्पणी के समय इन सभी शब्दों को शामिल कर पाऊँ। कुछ क्षेत्रीय शब्दों के लिए उपयुक्त अंग्रेजी शब्दों को ढूंढने, कुछ क्षेत्रीय शब्दों के लिए अंग्रेजी शब्दों को ढूंढने विभिन्न कोशों और की मदद ली है। कोशों मतलब यहाँ डिक्शनरी की मदद ली है, जिसका जिक्र मैं आगे विस्तार से करूँगा। कुछ शब्दों के लिए खुद से अंग्रेजी से भावानुवाद, पैराफ्रेज तथा शाब्दिक अनुवाद, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन का भी सहारा लिया हूँ। अनुवाद कार्य के दौरान विशेष बातों का ध्यान रखा, जैसे कि अंग्रेजी से प्रचलित शब्दों के हिंदी में खोजना, पाठ के कुछ क्षेत्रीय शब्दों, रीति रिवाज, बोलियों आदि का मैंने हिंदी में नामांकन किया है। कुछ विशिष्ट शब्दों के हिंदी रूप के लिए इंटरनेट का उपयोग किया है। साथ ही साथ व्याकरण समस्त अनुवाद के लिए मैंने प्रयास किया कि जैसे वाक्यों की संरचना हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग होती है, उनका यथासंभव त्रुटि रहित अनुवाद करने की कोशिश की है मैंने। ये सारी बातें यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद फिर यहाँ पर मैंने जैसे मेंशन किया, अनुवाद कार्य के दौरान हुए मेरे व्यवहारिक अनुभव और कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ इत्यादि पक्षों को मैंने अपने शब्दों में उदाहरण के साथ अनुवादित टिप्पणी के तहत मैंने शब्दबद्ध कर रहा हूँ। जैसा उन्होंने कहा था कि आपको ये सारे पॉइंट को रख के नीचे शब्दबद्ध करना है, मैंने वो जो छोटा सा एक यहाँ पे मैंने छोटा इंट्रो दे दिया। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से ये 1 पेज और ये 1.5 पेज का मैंने इंट्रो दिया है, जो कि ऑलमोस्ट 200 शब्द मेरे यहीं पे कंप्लीट हो गए। फिर उसके बाद फिर मैंने उन्होंने जो पॉइंट मेंशन किया था, जैसे पहला नंबर पॉइंट उन्होंने कहा था कि अनुवाद कार्य में प्रयुक्त पद्धति के आधार पर अनुभव। जैसे आपको याद होगा, मैंने आपको जस्ट बताया अभी, यहाँ पर उन्होंने 4 पॉइंट मेंशन किया था। जी हाँ, ये वाला जो पेज था यहाँ पर उन्होंने 4 पॉइंट मेंशन किया था। मैंने ये चारों को एज ए हेडिंग यूज किया और फिर उसके अंदर मैंने थोड़ा थोड़ा करके लिख दिया, ताकि उनको ऐसा लगे कि हाँ मैंने चारों पॉइंट को क्या है टच किया है। और जो मेरा आंसर है, जो मैंने ये टिप्पणी लिखा, वो उनके जो भी उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया था, दिशा निर्देश दिया था, उसके तहत ही मैंने उसको फॉलो करते हुए लिखा है। तो सबसे पहला मैंने यहाँ पे देखा मेंशन किया है, अनुवाद कार्य के दौरान मैंने कई अलग अलग पद्धति, जैसे कि शब्दानुवाद यानी कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, भावानुवाद यानी कि पैराफ्रेज, फिर पूर्ण अनुवाद, आंशिक अनुवाद, छायानुवाद, अपने व्यवहारिक अनुभव के आधार पर अनुवाद के कुछ शब्दों एवं वाक्यों को जोड़ना छोड़ना आदि पर मैंने ध्यान देते हुए इसका समुचित ध्यान रखा, ताकि अनुदित पाठ में मूल पाठ से भिन्न ना हो जाए। मेन पर्पस क्या है, आप जब भी ट्रांसलेट कर रहे हैं तो जो ओरिजिनल बुक में जो भी उसका मीनिंग है, आप जो ट्रांसलेट किए उसमें भी उसका मीनिंग सेम आना चाहिए, वो मीनिंग का मतलब अलग ना हो जाए। आपको वो सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट आपको माइंड में ध्यान रखना है जब भी इसका अनुवाद कार्य आप कर रहे हैं। और उसी चीज़ को यहाँ पर मैंने क्या किया है, अपने जो अनुवादित टिप्पणी लिखा मैंने उसमें चीज़ को मेंशन किया है। प्रस्तुत कहानी के अनुवाद में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा शाब्दिक अनुवाद यानी कि वर्ड टू वर्ड फ्रेज का अनुवाद किया है।
प्रत्यय उपयोग किया। शाब्दिक अनुवाद से तात्पर्य क्या, आप थोड़ा सा मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया शाब्दिक अनुवाद का मतलब क्या होता है। ऐसे अनुवाद से है जिसका कि शब्द और इकाई वाक्यों में ना होकर शब्द में होता है, परंतु वर्तमान समय में इसे निष्कृष्ट अनुवाद माना जाता है। तो शाब्दिक अनुवाद का फिर मैंने दूसरा उसका अर्थ क्या फिर वहाँ पर मैंने वो मेंशन कर दिया है। फिर से यहाँ से देखिए मैंने कुछ उदाहरण से उनको समझाया है। शाब्दिक अनुवाद के दौरान कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैंने क्या किया, उदाहरण के तौर पर अध्याय 25 के पृष्ठ संख्या 133 में देखने पर, मतलब मैंने जो बुक का ट्रांसलेट किया उस बुक में पर्टिकुलर पेज नंबर और चैप्टर का मैंने मेंशन कर दिया कि इस पेज में इस चैप्टर में अगर मैं वहाँ पे देखा तो उसका इंग्लिश में दिया हुआ था दिस मंथ हैज़ वन स्पेशल थिंग्स टू ऑफर। यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल को अच्छे से समझिए आप, पहले मैंने क्या लिखा है कि इस पेज पर यहाँ पे क्या मेंशन किया था, दिस मंथ हैड वन स्पेशल थिंग्स टू ऑफर। जैसे कि इसका वाक्य था, जब मैंने इसका गूगल में ट्रांसलेट किया तो इसका मुझे हिंदी में क्या मिला, इस महीने में एक खास चीज़ पेश की गई। यहाँ पे बोल रहा है कि दिस मंथ हैड वन स्पेशल थिंग टू ऑफर, मतलब इस महीने कुछ खास आने वाला, पर इसका हिंदी अनुवाद क्या हो गया, इस महीने में एक खास चीज़ पेश की गई। ऐसा मुझे अनुवाद मिला, जो कि इसका क्या है, सही अनुवाद नहीं है। और इस अनुवाद में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई व्यक्ति कोई खास चीज़ इस महीने देने वाला है। इसका हिंदी जब किया है उसमें ऐसा ही लग रहा है पढ़ने से बाद, इस महीने एक खास चीज़ पेश की गई, ऐसा लग रहा है कोई आदमी ने कुछ पेश किया है, पर एक्चुअल में इसका वो मतलब नहीं था। परंतु ऐसा नहीं है, इसीलिए इसका सही अनुवाद होना चाहिए इस महीने में एक खास दिन आने वाला है। जैसे हम बोलते हैं इस महीने किसी का बर्थडे है तो ये मंथ कुछ स्पेशल दिन आने वाला है, तो ये काइंड ऑफ उस सेंस में था कि इस महीने एक खास चीज़ आने वाला है। पर उसका हिंदी अनुवाद क्या हो गया, इस महीने में एक खास चीज़ पेश की गई, मतलब किसी आदमी ने कुछ पेश किया है, कुछ प्रेजेंट किया, ऐसा फील हो रहा था, जो कि कहीं ना कहीं इसका सही अनुवाद नहीं था। तो उसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैंने उसको इस महीने में एक खास दिन आया वो मैंने उसको लिख दिया। तो ये आपको कब करना है, जब आप अपना ट्रांसलेट का काम कर रहे होंगे, या तो हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी, जब भी कर रहे होंगे तो करने के टाइम जब आप उसको पढ़ पढ़ के आप लिखोगे अपना अनुवाद कार्य, उसी टाइम पे क्या कीजिए, आपको जब फील हो कि यहाँ पे ये सही नहीं है, मैंने इसको करेक्ट करके लिखना है, तो आप वो हिंदी में जब आप लिख रहे हो या इंग्लिश में लिख रहे हो, वहाँ पर लिखने के टाइम पर आप सही से लिख दो। लेकिन आप क्या करो, अपने उस बुक में उस पेज नंबर पर वहाँ कुछ मार्क कर दो कि ये वाला लाइन को मैंने चेंज किया है, ताकि वो लाइन को कुछ स्टार मार्क या कुछ भी साइन लगा दो, अंडरलाइन कर दो, ताकि जब मैं अपना नोट्स लिखूंगा, कॉमेंट टिप्पणी लिखूंगा, उस दौरान मैं इसको एज ए एग्जाम्पल यूज कर लूँगा। तो ये आप उसी समय कर ले, जब आप 8 से लेकर 10,000 शब्दों में अपना अनुवाद कार्य कर रहे होंगे, उसी करने के दौरान आप एक पेंसिल से लेकर उस किताब में वहाँ पे मार्किंग कर दीजिए, निशान लगा दीजिए कि हाँ ये वाला चीज़ को मैंने चेंज किया है, ताकि इसको मैं एज ए एग्जाम्पल वहाँ पर यूज कर सकूँगा अपने कॉमेंट लिखने के टाइम पर, अपने टिप्पणी लिखने के टाइम पर। चलिए आगे कुछ और एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक है, यहाँ पे 2 एग्जाम्पल मैं आप दिखा रहा हूँ जो कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। इसी अध्याय के पृष्ठ संख्या 174 पर अगर देखेंगे, आई वॉज स्माइलिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर, मैं हंस रहा था ईयर टू ईयर। ईयर का मतलब होता है कान, तो इसका मैं जब हिंदी अनुवाद किया, हिंदी अनुवाद क्या है, मैं कान से कान तक मुस्कुरा रहा था, ये उसका हिंदी में अनुवाद है। क्योंकि ईयर का उन्होंने क्या किया, वर्ड था ईयर, ईयर मैंने कान, तो कान से कान कर दिया, पर एक्चुअल में यहाँ पे क्या हो गया, वर्ड से वर्ड वो कर दिया, पर इसका ये सही मीनिंग नहीं है, जैसे कि किया गया। परंतु इसका सही अनुवाद यह नहीं है, क्योंकि यह एक मुहावरा है। ये क्या है, ये एक मुहावरा है, प्रोवर्ब है, जिसका अर्थ क्या होता है, मैं जोर से ठाका लगा के हंस रहा था। मतलब अगर बोले ना कि बहुत जोर से हंस रहा, उसके कान से आवाज़ आ रही थी, तो ये एक मुहावरा हुआ कि जोर से ठाका लगा के हंसना, जोर जोर से हंसना। पर उसका जब अनुवाद किया गया तो वो ईयर से ईयर के लिए उन्हें कान का कान यूज कर लिया, हमारा जो शरीर का एक अंग होता है कान, वो जो इसका सही अनुवाद नहीं हुआ। तो ये मेरा वहाँ पर मैंने बुक में मार्क कर लिया, और जब मैंने कॉमेंट लिखा तो मैंने उसको एज एग्जाम्पल यहाँ पर यूज कर लिया कि यहाँ पर ये मिस्टेक था। फिर एक और अन्य उदाहरण में आप देखें तो पृष्ठ संख्या 178 पर देखें तो On the day of my marriage, he paused to sniff. I cried my lungs out। का हिंदी अनुवाद क्या हुआ, मेरी शादी के दिन वह सूंघने लगा। यहाँ पे जो स्निफ है इसका मतलब उन्हें सूंघना यूज किया है, सूंघने के लिए रुकी, मैं मेरे फेफड़े फूट फूट कर रोने लगे। तो यहाँ पे उन्होंने लंग्स के लिए फेफड़े शब्द का यूज किया है, मेरे फेफड़े फूट फूट कर रोने पर, जो इसका सही अनुवाद नहीं है। इसका अच्छा अनुवाद क्या होगा, मेरी शादी के दिन, वो कहकर थोड़ा सा वो क्या हुई, थोड़ा सा पॉज ली, मतलब एक लंबी सांस ली, थोड़ा रुक गई, फिर बोली मैं फुट फुट कर रोने लगी। तो उन्होंने कुछ समझा रही थी, इसके फुट फुट कर रोना ही यहाँ पे इनफ है। यहाँ पे लंग्स के लिए, यहाँ पे जैसे इंग्लिश में यहाँ पे लंग्स यूज किया, जैसे फेफड़ा की जरूरत नहीं यहाँ पर आप बोल सकते हो केवल मैं फुट फुट कर रोने लगी, तो आप ये लंग्स के लिए फेफड़ा शब्द को हटा सकते हो हिंदी में जब कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप जब ट्रांसलेट वर्क कर रहे हो, एक अच्छा जो अनुवादक होता है, जो ट्रांसलेटर होता है, उसका ये काम होता है कि इंग्लिश से हिंदी में उसका प्रॉपर वही मीनिंग बने, उसका जो सेंस है, उसका जो अंदर का जो भाव है वो सही सही निकले, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो वो आपको ध्यान में रखना है जब भी आप अनुवाद कर रहे हो, तो उस समय आपको यह चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसलिए बोला था कि अगर आप जो भी अनुवाद कर रहे हो, अगर हिंदी इंग्लिश दोनों अच्छा प्रकार आपका स्ट्रांग ग्रिप रहेगा दोनों लैंग्वेज के ऊपर, तो आप एक अच्छा अनुवाद बन सकते हो, अनुवादक बन सकते हो। वो सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे मेंशन किया अपने अनुवादक टिप्पणी में, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है।
और एग्जांपल यहाँ पे दिया, जैसे ये वाला देखिए, यहाँ पे एक फॉर्मल शर्ट, जिसे यहाँ था आई पिक्ड आउट माय फेवरेट ब्लू शर्ट एंड स्ट्रिप फ्रॉम द यूज एंड द आयरन। मैंने उसको शर्ट को मैंने आयरन किया, प्रेस किया। तो यहाँ पे शाब्दिक अर्थ में फॉर्मल शर्ट के लिए क्या किया उन्होंने, औपचारिक शर्ट लिख दिया। तो औपचारिक मतलब ये उससे बोलते हैं ये फॉर्मल मीटिंग हो रहा है, मैंने औपचारिक मीटिंग चल रही है ऐसा, ये वो उस सेंस में सही है। पर यहाँ पे मैं फॉर्मल शर्ट पहना हूँ तो उसके लिए यहाँ पे फॉर्मल शर्ट ज़्यादा अच्छा रहेगा लिखना। एंड यूज़ माई आयरन, तो यहाँ पे उसके लिए क्या किया, लोहा का इस्तेमाल किया। तो लोहा के बजाय आप क्या कीजिए यहाँ पर फॉर्मल शर्ट, और लोहा के लिए स्त्री का वो जो होता है आयरन, या फिर आप हिंदी में आयरन ऐसे भी लिख दिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। जिससे क्या मुझे वो प्रॉपर सेंस जो है मीनिंग वो एग्जैक्ट आएगा। लेकिन अगर आप लिख दिया मैंने लोहा का इस्तेमाल किया, तो ये कहने के उसके सेंस में वर्ड वाइज तो ओके, आयरन का मतलब लोहा होता है, लेकिन अगर मीनिंग वाइज देखेंगे, अगर भाव के वास्ते देखेंगे तो वो यहाँ पे सही नहीं है। आपको इस तरह का चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है अनुवाद करने के टाइम पर। यहाँ पे इस तरह से मैंने कुछ और एग्जांपल दिया, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैं इसको शेयर कर दूंगा अपने पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल पे, आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा। तो ये इसका सबसे पहला वाला पॉइंट था। अगर फिर मैं आगे बढ़ता हूँ इसी में से, और मैं बहुत सारे, हाँ यहाँ से फिर देखिए सेकेंड्स वाला, फिर उन्होंने जैसे बोला था सेकेंड पॉइंट क्या था इसका, अनुवाद कार्य में प्रयुक्त उपकरणों या कोशों का उपयोग के आधार पर अनुभव। सेकंड पॉइंट क्या बोला, आपको क्या अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। पहला वाला हो गया आपका किस तरीके से आपने किया है, कौन कौन से प्रयुक्ति बने, कौन सा तरीका आपने अपनाया, वर्ड टू वर्ड किया है, भावानुवाद किया है, किन किन शब्दों को छोड़ दिया है, लिया, वो सारी चीज़ें मैंने पॉइंट 1 में शेयर कर दिया। अब सेकंड पॉइंट यहाँ पे शेयर क्या करना है, आपने कौन कौन सा उपयोग किया है उपकरण का, कौन कौन सा टूल्स को आपने यूज किया है, कोशों का उपयोग किया है, उसके बारे में आपको यहाँ पे शॉर्ट में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने कैसे लिखा है, आप इसको जगह रीड कीजिएगा। अनुवाद कार्य को अधिक प्रभावी और सटीक बनाने के लिए मैंने कई उपकरणों अर्थात कोशों का उपयोग किया, जिसने मुझे अनुवाद कार्य को पूर्ण करने में काफ़ी सहजता हुई और अनुदित पाठ को मूल पाठ के समकक्ष अनुवाद कर पाया, ताकि पाठक को कोई भी कठिनाई ना हो भाव को समझने में। अनुवाद कार्य के लिए मैंने इंटरनेट, गूगल अनुवाद, गूगल सहायक, गूगल लेंस, गूगल स्कैनर आदि उपकरणों का भरपूर उपयोग किया है। इसके अलावा मैंने विकिपीडिया, डिक्शनरी कोश, ऑक्सफोर्ड शब्दकोश, भाषिक कोश, मुहावरा कोश, लोकोक्ति कोश, परिभाषा शब्दकोश इत्यादि का समुचित उपयोग किया है, ताकि अनुवाद के दौरान कोई गलती ना हो तथा अनुवाद कार्य के दौरान एक भाषा यानी कि स्रोत भाषा की सामग्री का दूसरी भाषा अर्थात लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करने की कठिनाई ना हो। तो मैंने ये सारी चीज़ों को यहाँ पे शेयर किया, अपना एक्सपीरियंस कि मैंने इन सारे चीज़ों का उपयोग किया है, ताकि जिससे मेरा क्या है काम अच्छे से हो सके। कोश भाषा अर्थात शब्दों का उपयोग अभिव्यक्तियों और अवधारणाओं को समझने और सार्थक एवं संप्रेषण के लिए बहुत उपयोगी होता है। कोशों की यही उपयोगिता अनुवाद कार्य के लिए महत्वपूर्ण होती है। ऊपर मैंने मेंशन किया मैंने क्या क्या चीज़ों का यूज किया, और फिर नीचे मैंने थोड़ा सा लिख दिया कि उसका यूज मैंने क्यों किया, उसका क्या हेल्प है। ऐसा करने से क्या आप कहीं ना कहीं आप देखिए यहाँ से मैंने 10 से 20 शब्दों को मैंने और बढ़ा लिया। आपको ध्यान रखना हमेशा, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं 1500 शब्द पूरे करने पड़ेंगे कहीं ना कहीं। अगर उससे आप कम लिखते हो, अगर ज़्यादा लिखे हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर कम लिखते हो कहीं ना कहीं उनको लगेगा कि बहुत कम लिखा है आपने, तो ऐसा किया। इसलिए मैंने क्या किया, स्टार्टिंग मैंने कम से कम 150 से 200 शब्दों का मैंने अपना एक इंट्रो दे दिया था, और उसके बाद फिर मैंने ये चारों पॉइंट को मैंने कम से कम 100 शब्दों में 200 शब्दों में लिखने की कोशिश किया है, ताकि एटलीस्ट मेरा 1500 शब्द पूरा हो जाए। तो ये इसका सेकंड पॉइंट था, मैंने कौन कौन सा शब्दकोश यूज किया वो उसके जरिए। आइए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इसका तीसरा पॉइंट क्या था। इसमें अनुवाद कार्य के दौरान पाठ में सांस्कृतिक और तकनीकी कठिनाइयों का क्या आपका अनुभव देखा जाए। एक्चुअली यहाँ पे अपना आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, अपना सारा अनुभव को ही शेयर कर रहे हैं, आपको क्या क्या प्रॉब्लम आया उसको लेकर। तो ये तीसरा वाला पॉइंट में क्या है, सांस्कृतिक और टेक्निकल शब्द, कुछ शब्द ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं टेक्निकल वर्ड है, उसका जो हिंदी मीनिंग है उसका थोड़ा अलग हो जाता है, तो उसको मैंने वैसे का वैसे लिया। उसको मैंने कैसे लिखा देखिए, मैं आपको आगे बताता हूँ। जैसे हमें यहाँ लिखा, मैंने थोड़ा सा इंट्रो दे दिया फिर से। यहाँ पर प्रत्येक संस्कृति की अपनी कुछ विशेषता होती है, और इन विशेषताओं के अनुरूप ही उस संस्कृति की भाषा में कुछ विशिष्ट शब्दावली, अभिव्यक्ति और प्रयुक्ति होती है। इससे निहित अर्थ को समझना अनुवादक के लिए प्रायः कठिन कार्य होता है। उदाहरण के लिए, अब जैसे कुछ वर्ड ऐसा है जिसे यहाँ पे दिखा रहा हूँ। उदाहरण के लिए क्या है, अंग्रेजी भाषा और हिंदी भाषा समाज में अभिवादन और व्यवस्था की अपनी विशिष्टता है। अंग्रेजी में इसका प्रयोग समय के संदर्भ में किया जाता है, परंतु हिंदी में सामाजिक संस्कारों और भेदभाव के संदर्भ में होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पर, अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, बाय बाय का प्रयोग बिना सामाजिक स्तर भेद और संस्कार भेद के किया जाता है। ये सारे वर्ड क्या देखिए, मॉर्निंग मतलब सुबह का टाइम हो गया, इवनिंग शाम का हो गया, आफ्टरनून दोपहर हो गया, रात हो गया। ये सारे में क्या मैंने गुड लगाकर ऐसा इंग्लिश में यूज करते हैं हम लोग, जो क्या है कहीं ना कहीं इंग्लिश में क्या है, ये बिना सामाजिक, इसमें कोई सोशल का
एंगल नहीं है, कोई स्तर का भेद नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, छोटा बड़ा का ऐसा भेद नहीं है, संस्कार का कुछ भी ऐसा नहीं है। किंतु जब हम लोग हिंदी में ऐसा नहीं है, अपने से बड़ों के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रणाम बोलते हैं, पाए लागू बोलते हैं। अपने से बराबर वालों के लिए हम लोग नमस्कार, नमस्ते, राम नाम, जय राधे। और अपने से जो छोटे होते हैं उनके लिए क्या करते हैं, चिरंजीवी भव, आयुष्मान भव, जीते रहो और अभिव्यक्तियों का प्रयोग किया था। तो अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस क्या है। इंग्लिश में हम लोग अपने से छोटे हों, बड़े हों, अपने बराबर के हों, सबको हम लोग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बोलेंगे। लेकिन अगर वही हमारे से अगर हिंदी में बात करते हैं, अगर कोई बड़े बराबर होंगे तो हम उसको क्या प्रणाम बोलेंगे, ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे। अगर अपने के बराबर होंगे तो नमस्कार बोलेंगे, छोटे अगर तो उसको चिरंजीवी भव, आयुष्मान भव, इस तरह के वर्ड हम यूज़ करते हैं। ये क्या है, ये कहीं ना कहीं डिफरेंस है। इसका डिफरेंस है, जब आप ट्रांसलेट करेंगे, अगर कोई इंग्लिश की बुक लेंगे आप, तो इंग्लिश की बुक में सारे आपको गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग ये सब नजर आएंगे। लेकिन वही अगर हिंदी की बुक लेंगे आप, तो हिंदी की बुक में अगर उस पर्टिकुलर टॉपिक पर अगर देखेंगे, वहाँ पे अगर दो लोग बात कर रहे हैं, अगर दोनों से कोई छोटा बड़ा होगा अगर, तो वहाँ पे वो दोनों का डिफरेंस होगा। अगर दो दोस्त बात कर रहे होंगे फिर वहाँ पे डिफरेंस होगा। लेकिन अगर दोनों आपस के बड़े हैं, कोई ज़्यादा बड़ा है, तो वहाँ पे अलग होगा। अगर कोई शिक्षक से बात कर रहा है तो ज़्यादा रिस्पेक्ट होगा। वो सारी चीज़ें क्या है, हमें वो हिंदी में समझ में आएगी। लेकिन इंग्लिश में क्या है, सबके लिए कॉमन चीज़ होता है। तो आपको ये सारी चीज़ें क्या आपको ध्यान रखनी होगी जब आप इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो इंग्लिश में अगर स्टोरी है ऐसा अगर आप देख रहे हैं, तो आपको हिंदी में उसको ध्यान से करना पड़ेगा। ये यहाँ पे इसका क्या टेक्निकल भाषा और ये संस्कृति के आधार पर यहाँ पे चेंजेस आया है, इसमें कुछ था। फिर देखिए चौथा पॉइंट क्या है, इसमें सबसे आखिरी पॉइंट यहाँ पे जो कहा था मेंशन करने के लिए, सबसे चौथा पॉइंट यहाँ पे बोला है भाषिक और पाठपरक चुनौतियों आदि का अनुभव। भाषा मतलब लैंग्वेज के आधार पर, और पाठपरक आप जब उसको रीड करते हैं, जब उसको आप पढ़ते हैं, उस टाइम पे आपको जो चुनौतियाँ आती है उसको लेकर यहाँ पे मेंशन किया गया पाठपरक के आधार पर। इसमें मैंने क्या लिखा, जैसे कथा साहित्य, कथा मतलब कोई स्टोरी, साहित्य के अनुसार अनुवादक को सबसे पहले जिन बातों की ओर ध्यान देना पड़ता है उनमें सबसे पहला है अनुवादक को वह कहानी तरह से समझ आनी चाहिए और उसके अनुवाद में पूरी कथा बयां होनी चाहिए। भाषा की विविधतापूर्ण और बहुस्तरीय होती है। प्रत्येक भाषा का अपना एक भाषिक कोड होता है। भाषा का संस्कृति पृष्ठभूमि से रूप से गहन करता है। अनुवाद की प्रक्रिया दो भाषाओं, दो भिन्न संस्कृति, दो समाजों, दो देशों के अनुवाद की जो प्रक्रिया है, इसमें क्या है, दो भाषाओं का डिफरेंस है, दो अलग संस्कृतियाँ होती है, दो समाज होते हैं, दो देशों होते हैं, दो संस्कृति, इनके रीति रिवाज क्या है, सबके अलग अलग है। इनका भावानुवाद एकता के स्तर पर हमें संबंध बनाने में काम करना पड़ता है। जैसे आप एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मान लें किसी ने इंग्लिश में बुक लगा, अगर कोई आप अमेरिका की बुक हो या कोई इंग्लिश जो ब्रिटेन की बुक होगी, अगर वहाँ का जो लैंग्वेज होगा, वहाँ का जो फेस्टिवल होगा, अब फिर हम जब उसको ट्रांसलेट करेंगे तो हमारे यहाँ वो डिफरेंस होगा, वो अलग होगा। तो वो क्या है, हमारा जो संस्कृति है वो हमारे दोनों का अलग अलग है। वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। वो हमारा क्या हो गया, भाषा, और जब पाठ हम जब पढ़ रहे हैं, पाठक के तौर पर हमें वो डिफरेंस समझ में आना चाहिए। अनुवाद में एक बड़ी समस्या क्या है, लिंग, वचन या व्यंजन को लेकर होती है। आप जैसे यहाँ बताया कि लिंग मेल फीमेल, वचन सिंगुलर प्लूरल है या व्यंजन, इसको लेकर हमेशा होती है। जैसे क्या है, एग्जाम्पल क्या है, उन समस्याओं को ध्यान में सुलझाना हमारा आवश्यक होता है। हिंदी में संबंधों के लिए प्रयुक्त संज्ञाएं संबंध सूत्र के पात्र होती है, जैसे कि नाना नानी, मौसा मौसी, मामा मामी आदि। लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता है। नाना और दादा के लिए ग्रैंडफादर। जैसे अगर मैं आपको बोलता हूँ हिंदी में कि ये मेरे दादाजी है, तो आप समझ जाओगे मतलब मेरे पापा के पापा हैं। अगर मैं बोलूँगा ये मेरे नाना जी है, तो मतलब मेरे मम्मी के वो पापा हैं। तो दोनों के पापा अलग अलग है। अगर मैं नाना और दादा बोलता हूँ, आप समझ जाओ कौन किसका है। वैसे मामा मामी में, चाचा चाची में, सबका अंतर हमें समझ में आ जाता है हिंदी में। लेकिन अगर आप इंग्लिश में बोलोगे तो नाना के लिए भी वो ग्रैंडफादर यूज करते हैं और दादा के लिए भी वो ग्रैंडफादर ही यूज करते हैं। वैसे मौसी और चाची दोनों के लिए क्या करते हैं, वो मामी सब के लिए आंटी आंटी बोलते हैं, अंकल चाचा के लिए बोलेंगे। तो सबका ये इंग्लिश में क्या है, कॉमन वर्ड यूज होता है। लेकिन तो जब आप उसका ट्रांसलेट करोगे, अगर आपने किसी इंग्लिश का बुक लिया है, तो आपको वहाँ पर देखना पड़ेगा कि जाकर वहाँ पर वो अंकल शब्द यूज कर रहे हैं उस इंग्लिश वाले बुक में, तो वो अंकल वहाँ पर किसका है, वो अंकल उसके फादर का है या मदर साइड का, वो क्या है। जब आप उसका हिंदी में ट्रांसलेट करो, आप सीधा अंकल नहीं लिख सकते वहाँ पे, या फिर चाचा नहीं लिखोगे। आपको देखना पड़ेगा कि चाचा होगा ना मामा होगा। आपको दोनों बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये चीज़ें किसका काम है, जो अनुवादक है उसको ये सारी बातें आपको माइंड में रखनी पड़ेगी। जब आप अनुवाद कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं चुनौती होगी, इसलिए इसको आपको ध्यान में रख के करना पड़ेगा दोनों। इसलिए आपको पहले स्टोरी को अच्छे से समझना है, पढ़ के कई बार उसको बुक को पढ़िए, स्टोरी को अच्छे से समझिए पहले कि स्टोरी कौन कौन से कैरेक्टर स्टोरी में क्या क्या नहीं है। फिर उसको जब आप कर रहे हैं ट्रांसलेट, तब उसको चीज़ों को ध्यान रखिए अपने माइंड में करने के टाइम पे। ठीक वैसे यहाँ पे देखिए अंग्रेजी में क्या होता है, हम लोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग हिंदी में होता है, उसके लिए वो ही और सी का यूज करते हैं। ही मतलब हो गया वह, सी मतलब हो गया वह। तो लड़का लड़की के बाद आता है, शब्दों का उपयोग होता है। जबकि हिंदी अनुवाद में दोनों के लिए क्या है, लिंग के लिए हम लोग वह यूज करते हैं, वह शब्द ही प्रयोग होता है। अब यहाँ पे उल्टा हो गया। आप देखिए इंग्लिश में यहाँ पे दो वर्ड है, ही और सी।
अगर लड़की है तो सी, लड़का है तो ही, हम लोग इंग्लिश में यूज करते हैं। लेकिन अगर हिंदी में आता है तो हिंदी में वह खाता है, वह जाती है, तो हम लोग वह जब बोलेंगे तो फिर वहाँ पर वो दोनों का वर्ड ही सेम हो जा रहा है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा ऐड करते हैं इसमें। हालांकि वाक्यों, ये शब्द के आधार पर हमें, मतलब वर्ड के आधार पर खाली वह है, लेकिन अगर हम जो वाक्य में जाएंगे, सेंटेंस में जाएंगे, तो हमें समझ में आ जाता है। जैसे रहा है, रही है के अंत में हम लोग रहा है, रही है। वह जा रहा है, मतलब रहा है मतलब लड़का है, वह जा रही है मतलब वो लड़की है। तो यहाँ हिंदी में हम वाक्य के टाइम पे हमें समझ में आ जाता है। लेकिन वर्ड की बात करें अगर, तो वर्ड में केवल सिंगल वर्ड है, वह का ही यूज होता है। तो ये हमारा क्या है, दोनों का डिफरेंस है। कुछ और मैंने एग्जांपल दिया है, जैसे देखिए, अनुवाद के दौरान हमें भाषा और शब्दों का भी सरल हो सके, इस तरह से हमें मूल पाठ में निकटतम प्रयास करना चाहिए। मैंने, अब मेरा पर्पस क्या है कि जो हम ट्रांसलेट कर रहे हैं वो थोड़ा इजी और लोगों को समझ में आए, और जो एक्चुअल है उससे वो मिलता जुलता ही, ज़्यादा उससे अलग ना हो जाए, डिफरेंस ना हो जाए। जैसे कुछ बहुचर्चित, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड जो हिंदी में भी बहु उपयोग के लिए पाठक के तथा वह प्रभावी और प्रभाव मिलता है। उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ पे जैसे दिया है, अंग्रेजी के शब्द इनबॉक्स, जैसे मैंने आपको बताया इनबॉक्स के लिए मैंने इनबॉक्स यूज किया है। बेस्ट सेलर हो गया। फिर जैसे व्हाट्सअप, अब व्हाट्सअप को मैंने क्या, व्हाट्सअप ऐसे करके मैंने रोमन हिंदी में लिख दिया है। फिर वैसे फेसबुक हो गया, फूड जॉइंट हो गया। इस तरह से कुछ है। सेकंड हैंड को यहाँ पे आप द्वितीय व्यक्ति नहीं लिखो, जैसे बोलते हैं ना सेकंड हैंड, जो चीज़ें हमने एक बार यूज कर ली है फिर से दोबारा हम उसको यूज करते हैं, मतलब नया नहीं है, नया परचेस नहीं किया है, तो उसको हम सेकंड हैंड बोलते हैं। तो यहाँ पे हम ये नहीं बोलेंगे दूसरा हाथ, इसके लिए हम क्या, सेकंड हैंड वर्ड को ही यूज करेंगे, उसको हिंदी में हम लोग लिख देंगे। तब क्या होगा, इसका एक्चुअल मीनिंग बाहर निकल पाएगा, नहीं तो उसका मीनिंग वहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से ये मैंने उसका चौथा पॉइंट भी मैंने कवर कर लिया, जो उन्होंने 4 पॉइंट कहा था मेन उसको मैंने कवर किया। फिर यहाँ से मैंने अपना कुछ और एक निष्कर्ष दे दिया शॉर्ट में, आप थोड़ा सा एक हेडिंग देख कर निष्कर्ष ले दीजिए, ताकि जब वो आपका जो भी चेक करेगा प्रोजेक्ट, जब फाइनल वो मार्क्स देने जाएगा, आपको लगेगा हाँ आपने लास्ट में क्या सारी चीज़ों को समराइज करके एक निष्कर्ष दे दिया है, कंक्लूजन दिया है, जिससे आपका एक अच्छा इंप्रेशन बनेगा एग्जामिनर के ऊपर। तो मैंने क्या किया, शॉर्ट में लिख दिया है, यू आर द बेस्ट फ्रेंड। पुस्तक के अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद कार्य के दौरान का अनुभव काफ़ी सहज और रोचकपूर्ण और साथ ही साथ चुनौतियों भरा रहा है। अनुवादक के लिए मैंने गूगल लेंस, गूगल स्कैनर का उपयोग किया है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का उपयोग किया है। कहानी का सही अर्थ और भाव, अनुवादक पाठ के लिए मैंने मूल पाठ को बार बार पढ़ा है, कहानी को मैंने पात्रों को समझा है, आवश्यकता उसमें बदलाव और अनुदित पाठ को तैयार किया है। पाठ को बार बार करके मैंने कहानी को समझा है इसमें, और मैंने बदलकर अनुवादित पाठ को तैयार किया है। अनुवाद की इस प्रक्रिया में अनुवाद तौर पर मैंने पूरा प्रयास किया है कि लक्ष्य भाषा में उस समाज की अनुभूतियों और अभिव्यक्तियों को सूचित कर सकूं। तो ये मैंने छोटा सा क्या किया, लास्ट में मैंने एक इंट्रो दे दिया है, काइंड ऑफ कंक्लूजन के तौर पर मैंने जो भी लिखा था उसको मैंने छोटे से शब्दों में समराइज कर दिया है। तो ये मेरे ख्याल से आप भी चाहे तो अपने वाले में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये तो कॉमन, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, ये कॉमन रहेगा। बाकी ऊपर वाले में क्या है, आपका कौन सा बुक है, आपने कौन सा बुक लिया है करने के लिए, उसके ऊपर डिपेंड करता है। पर मैंने स्टार्टिंग में जो लिखा था ऑलमोस्ट 200 शब्दों में एक इंट्रोडक्शन परिचय, आप वो कॉमन ले सकते हैं। खाली अपने किताब का नाम चेंज कर दीजिए, कौन सा राइटर है वो चेंज कर दीजिए, कितने से कितने पेज नंबर का आपको मिला है परमिशन, आप वो चेंज कर दीजिए। बाकी ये लास्ट का निष्कर्ष भी आप कॉमन ले सकते हैं, इसमें कुछ मैंने एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया। तो इस तरह से करके ये आप क्या है पूरा अपनी तरफ से कंप्लीट कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे पूरा आपको समझाने की कोशिश की है, पूरी तरह समझाने की कोशिश की है कि आपको कैसे ये अनुवादित टिप्पणी लिखना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।